हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हमें कॉन्ट्रैक्ट की हमारी जो लास्ट क्लास है दोस्तों, ये वाली लास्ट क्लास है कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब पिछली क्लास के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एमसीक्यू छोड़कर बाकी फिलअप, ट्रू फॉल्स और मैचिंग सारे कंप्लीट कर लिया। जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉमिस करा था क्लास स्टार्ट लेने से पहले, मैंने कहा था बच्चे मैं सारा कोर्स कवर कराऊंगा, कुछ नहीं छुड़वाऊंगा। हाँ, जो आउट ऑफ सिलेबस है वो तो छोड़ना पड़ेगा ही, जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है उसको नहीं छुड़वाऊंगा बिल्कुल भी। अब देखो मैंने सर इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन, सारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजें प्रॉब्लम करा दी। अब लास्ट में आपको स्कैनर भी कराऊंगा, ठीक है। लास्ट में स्कैनर भी करेंगे। स्कैनर में कराने लायक कुछ नहीं होता सर, थ्योरी सब्जेक्ट में। स्कैनर में आपको दिखाऊंगा कि पेपर यहीं से आता है, पेपर यहीं से आता है दोस्तों, कहीं से नहीं आता। तो इन्हीं 1000 क्वेश्चन, जो 1000 एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मिलाकर जो 500 800 900 हो रहे हैं ना, 400 500 900 हो रहे हैं, तो ये इन्हीं में से आएगा दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा एक्ट है। आप सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एथिकल क्लास एक साथ कर लो, और कॉन्ट्रैक्ट की अकेले एक क्लास, ये दोनों क्लास सिमिलर हो जाएगी। इतना है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 46 क्लास ले चुका हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट की आपकी। वो पार्ट ए पार्ट बी करके तो छोड़ दिया, वो तो भूल ही गया मैं। अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट 50 पार्ट चलेगी क्लास, कॉन्ट्रैक्ट की क्लास अकेले 50 को पार्ट चलेगी। पार्ट ए बी सी वो तो भूल गया मैं इसको, वो छोड़कर बाकी 46 की लास्ट क्लास है, 46 क्लास आज की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 196 से मैं आपको स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन नंबर 267 पे ले जाऊंगा, और यहां पर आज की क्लास के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेंगे दोस्तों। लड्डू बांट लेना, लड्डू खड्डू खा लेना आज की क्लास में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नीचे दिए गए कौन सा ऐसा है जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, आप प्रॉमिस टू पे बी इफ ही रिपेयर हिज स्कूटर। ए कह रहा है कि भाई बी मैं तेरे को तब पैसे दूंगा जब तू मेरा स्कूटर रिपेयर कर देगा, ठीक है सर। ए प्रॉमिस टू पे 10,000। अब देखो यहां पर ये क्यों नहीं लूंगा मैं इसको, यहां पर मैं इसलिए इसको नहीं लूंगा क्योंकि यहां पर अमाउंट कितना है वो सर्टेन नहीं है। अमाउंट एटलीस्ट सर्टेन होना चाहिए दोस्तों। हाँ, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन रहना चाहिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सर्टेन होना चाहिए। अब बताओ कितने प्रॉमिस करता है पे करने की, तो बताया नहीं, अगली में बता दिया। कहता है ए प्रॉमिस टू पे 10,000 इफ हिज स्कूटर इज स्टोलन। अगर मेरा स्कूटर चोरी हो जाएगा तो मैं तेको 10,000 रुपए दे दूंगा। अब यहां पर अमाउंट भी बताया गया। ए प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपीज इफ हिज स्कूटर इज स्टोलन। अगर मेरा स्कूटर चोरी हो जाएगा, ये कहता है अगर मेरा स्कूटर चोरी हो गया ना भाई, तो मैं 10,000 रुपए दूंगा। इधर अमाउंट भी है और इधर जो इवेंट है स्कूटर चोरी होना वो अनसर्टेन है दोस्तों। क्या है? अनसर्टेन, ठीक है। ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार इफ हिज वाइफ परमिटेड। अगर उसकी वाइफ परमिशन देगी तो ए कार बेचेगा, ठीक है सर। कौन सी कार बेचेगा ये नहीं बताया, किस तरीके की कार बेचेगा ये नहीं बताया। ए प्रॉमिस टू बाय अ कार इफ इज एम्प्लॉयर अप्रूव्ड इट। ए कह रहा है कि अगर मेरा एम्प्लॉयर अप्रूव कर लेता है तो मैं कार खरीदूंगा। अरे कौन सी कार खरीदेगा ये तो बता दे। तो आप यहां पर देखो, पहला और तीसरा और चौथा, इन तीनों में सर्टेनिटी नहीं है। यहां पर बताया तो जा रहा है कार, बताया तो जाता है रिपेयर, किस चीज का रिपेयर हो रहा है, पर ये नहीं बताया रिपेयर करने पे पैसे कितने मिलेंगे, या कार खरीदो तो कौन सी कार खरीदोगे, कितने रुपए की खरीदोगे, ये नहीं है। मतलब कंसीडरेशन डिफाइंड नहीं है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो वॉइड है। इसका मतलब एक ये बी अकेला बचा जिसके अंदर ये बताया गया है कि प्रॉमिस टू पे करूंगा 10,000 रुपए अगर स्कूटर चोरी हो जाता है तो। और जो स्कूटर चोरी होना है वो इवेंट अनसर्टेन है, स्कूटर चोरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो बी इज अ राइट आंसर फॉर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 197 कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द परफॉर्मेंस ऑफ विच डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। कहता है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दोस्तों, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आपने LIC करा रखी है, तो उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड है एक फ्यूचर इवेंट पे। और जो कैटेगरी है किस कैटेगरी में फॉल करा, इस नीचे 4 कैटेगरी में फॉल करा। बताओ कौन सी ऐसी कैटेगरी है। 4 कैटेगरी है दोस्तों, और वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है। कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, ये देखो इंटरमीडिएट में पढ़ोगे आप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या, पर इसका आंसर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसका आंसर है इंडिमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। सर इंटर की बातें है यहां पर, मैं क्या करूं बताओ आप। मैंने पहले ही क्या दिया था, कुछ ऐसी बातें होगी जो इंटरमीडिएट की घुसा दी यहां पर, ठीक है। अब ये वाला आंसर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी क्या होता है। इंटर में इसकी क्लास 5 से 10 क्लास लगती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी और गारंटी समझाने में। मतलब इंडिमिनिटी एंड गारंटी एक चैप्टर है स्पेशल एडवांस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना दोस्त,
कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई वो दो चार पार्टों में बटा हुआ है, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये एडवांस लेवल कॉन्ट्रैक्ट वो इंटर लेवल का है दोस्तों, यहां पर बता देखा है। तो कोई बात नहीं, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ये मान लेना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी है, ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये इसका है ही नहीं, इसका है ही नहीं, सिलेबस है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, नॉट द फाउंडेशन लेवल दोस्तों, क्लियर है नहीं है? तो इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। सर अब ये मत पूछना कि सर इंडिमिनिटी क्या होता है। सर अगर मैं सारी बातें यही बता दूंगा तो इंटर में क्या सीखोगे भाई आप जाकर, इसलिए ये इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है? इसको काटो। Which one of the following is not a characteristics of contingent contract? contingent contract के कौन से ऐसे characteristics पे डिपेंड नहीं करा। अब मैंने आपको फीचर्स लिखवाए थे contingent contract के, वही फीचर्स है, आपको दिखा देता हूं एक बार, ध्यान देना। सामने देखो contingent contract दिख रहा है आपको, एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। अब ये चार एलिमेंट है, अभी चारों एलिमेंट से गिनते हैं कि सबसे पहले देखो परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट, कहीं है देयर मस्ट बी द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, ठीक है सर? ओके, फिर कह रहा है कि भाई कौन सा नहीं है, कह रहा है इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन है क्या? हाँ सर, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन है क्या, ठीक है। और कह रहा है इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, यस सर, इवेंट मस्ट बी कोलेटरल और इंसिडेंटल है। तो कह रहा है इवेंट मस्ट बी देयर मस्ट बी रेसिप्रोकल प्रॉमिस, देखो अब यही नहीं है इसके अंदर, बाकी चार तो मिल गए। अब देख रहा है, तो इसका मतलब अगर आपको एलिमेंट पता होंगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का करैक्टर नहीं है मेरे भाई, ठीक है। कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट का कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप मुझे बताएंगे 199 का, ठीक है। कहता है अनसर्टेन इवेंट, बिल्कुल सट्टा लगाना वेजरिंग एग्रीमेंट होता है, कहीं सट्टा लगा रहे तो वेजरिंग, तो इवेंट क्या है अनसर्टेन। अरे मैं एक सिक्का उछालूंगा, मैंने कहा बताओ हेड आएगा टेल आएगा, आप कह रहे हो सर टेल आएगा, मैं कह रहा हूं हेड आएगा, ये क्या है अनसर्टेन इवेंट है। तो ये एसेंशियल एलिमेंट है या नहीं वेजरिंग का? है। म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, म्यूचुअल चांस है, मैं सिक्का उछालूंगा, आपने कहा भाई अगर हेड आया तो मैं 10,000 दूंगा, और टेल आया तो आप मुझे 10,000 दोगे। यहाँ पर गेन और लॉस का म्यूचुअल चांस है, आपको भी ले सकता है, मेरे को भी हो सकता है। और दूसरा नाइदर पार्टी कंट्रोल ओवर द इवेंट, यस पार्टी पे कोई कंट्रोल, इवेंट पे जो कंट्रोल नहीं है। मैं सिक्का उछालूंगा, मुझे थोड़ा ना पता है क्या आने वाला है, मेरा कंट्रोल है क्या सिक्के पे? नहीं पता। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पर अनसर्टेन इवेंट हो, जहां पर लॉस और गेन दोनों पार्टी को हो सकता है, और तीसरा कोई पार्टी का कंट्रोल उस इवेंट पे ना हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। पर ये क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सर ये एक नया चीज आई है यहाँ पर, जिसका जिस नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो सर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि मैंने आपका इंश्योरेंस करा दिया, या वो लाइफ इंश्योरेंस कराया है और चाहे वो किसी और चीज का मेडिकल इंश्योरेंस कराया है या कोई और इंश्योरेंस करा दिया, तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट होगा मेरा, क्या इंटरेस्ट होगा? अगर LIC कराता हूं तो किसी के मरने के बाद क्या होगा, उसमें पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। मेडिकल बेनिफिट कराता हूं तो अगर मेरी तबियत खराब होती है तो मैं उसमें हॉस्पिटल जाकर फ्री में इलाज करा सकता हूं, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो जिस चीज के लिए आप इंश्योरेंस करा उसका इंटरेस्ट क्या है? तो ये कौन सा वेजरिंग एग्रीमेंट हो? यहाँ पर सट्टाबाजारी थोड़ा ना हुई, यहाँ पर अनसर्टेन थोड़ा ना इवेंट है, अगर हाँ तबियत खराब होगी तो जाकर ठीक करा लूंगा, इसमें क्या अनसर्टेन है, ठीक है सर। तो दैट इज द नॉट द पार्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। यहाँ पर लॉस और गेन का चांस नहीं है, इंश्योरेबल इवेंट में लॉस और गेन का चांस नहीं होता। जैसे कि आपने कहा मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है हमारा, जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, आप 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस कराओगे ना दोस्त, तो 1 साल के बाद मेडिकल इंश्योरेंस कराने के बाद अगर आपको तबियत खराब हुई तो ठीक करा लेना, नहीं हुई तो मेडिकल इंश्योरेंस जो आपने पे करा था प्रीमियम वो आप लैप्स हो जाएगा, दोबारा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें वेजिंग कहां हुआ? यहाँ पर सट्टेबाजारी कहां? गेन लॉस कहां हो रहा है? यहाँ पर कहीं नहीं हो रहा दोस्तों गेन लॉस। गेन लॉस किसी को नहीं होता, इंश्योरेंस में गेन लॉस नहीं देखा जाता भाई। इंश्योरेंस होता है आपका किस चीज के लिए? इंश्योरेंस होता है फॉर फ्यूचर लाइफ सेव के लिए, ठीक है दोस्तों। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। यहां तो गेन लॉस का चांस नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है, जहां पर गेन लॉस का चांस हो, कंट्रोल ना हो और अनसर्टेन इवेंट हो, इस केस के अंदर ही आप यहां पर वेजरिंग एग्रीमेंट कहेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं मैंने LIC कराई, लाइफ इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस कराया, अब बताओ मेरी लाइफ का पता है कुछ अनसर्टेन है, चलो मैंने कहा इवेंट तो अनसर्टेन, अगर मैं इंश्योरेंस कराता हूं अनसर्टेन इवेंट तो होता है क्योंकि लाइफ का मरना पता नहीं है। दूसरा, मुझे मेरे इवेंट पे वो जो मरना है उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, ये भी ठीक है। क्या मेरा लॉस और गेन हो सकता है LIC के अंदर? नहीं हो सकता सर, लॉस और गेन हो ही नहीं सकता। लॉस और गेन तो तब होता है मेरा LIC कराई, मैंने प्रीमियम भरा, मैं मान लेते नहीं मरे तो पैसा आ जाएगा वापसी, क्या दिक्कत है? ऐसी मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर 1 साल का आपने प्रीमियम भरा, पैसा तो नहीं आएगा पर बेनिफिट तो गेन कर लिया आपने 1 साल तक। मान लो कोई भी नहीं, तो लॉस कहां हुआ सर? अगर होता तो, अगर मैंने कहा अगर मेडिकल इंश्योरेंस कराया और आपको तबीयत खराब हो जाती तो आप बेनिफिट गेन कर लेते ना, तो इधर लॉस और गेन नहीं माना जाता। इंश्योरेंस के अंदर लॉस और गेन नहीं देखा जाता दोस्तों। लॉस और गेन तब देखा जाता है जब आप सट्टा लगा रहे हो और तब कहते हैं भाई तो अगर तूने ये कर दिया मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, अगर नहीं हुआ तो तू मुझे इतना देगा, दैट इज द उधर होता है लॉस और गेन का चांस, ठीक।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली टर्म्स एज उब्रीम फिडिस कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था उब्रीम फिडिस, एटमोस्ट 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 गुड फेथ, ये बताया था एटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ कार, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमें किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड फेथ मतलब सही बात, कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, सब कुछ बता देनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लूंगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हो और आपने अपनी एज को छुपाया, आपकी एज थी मान लो 30 साल, आपको डिजीज है वो छुपाई, तो इंश्योरेंस के अंदर सब कुछ बता देना चाहिए, नहीं तो फिर वॉइड हो जाएगा। बताया था मैंने आपको। मान लो आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया, आपको कैंसर था, आप 1 साल का प्रीमियम टपक गए। किसने लाइफ इंश्योरेंस कराया, उसको कैंसर था, 1 साल का प्रीमियम कराया, टपक गया, सारा पैसा ले लिया, करोड़ रुपए ले गया एलआईसी से। तो इसका मतलब क्या है, उसको कैंसर था तब भी उसने बात छुपाई तो पैसे नहीं मिलेगा उसको। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड फेथ होना बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। पहला इंश्योरेंस का, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करो किसी से कार परचेज करने का, दोस्तों जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो फॉर परचेज ऑफ कार, तो कार परचेज करने के लिए जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मेरे भाई, तो उसके अंदर आपको गुड फेथ, एटमोस्ट गुड फेथ होना जरूरी नहीं है। कैसे मतलब कि आपने देखा होगा जब भी आपने कार खरीदी होगी या पुरानी कार जब खरीदते, कोई ना कोई कमी तो रहती है दोस्तों, कोई ना कोई कमी तो रहती है भाई। अगर तू आकर देख लेते को दे रही है, अब तो कमी ढूंढ रहा तो ले लेनी, तो ले मत ले भाई, हमने तो सब बता दिया। हाँ, हमें बता देना चाहिए। आप सोचो हम सारी बातें बता देंगे, अगर मैंने कहा मेरी कार खराब है और मुझे अपनी कार बेचनी है, तो मैं पागल थोड़ी ना मैं उसको कार के बारे में बताऊंगा, अरे यार इसमें ना ये इंजन खराब है, ऐसा ना बताओ भाई बिल्कुल सही है, एकदम टिंच मस्त चलती है कार, एकदम बढ़िया चलती है भाई, ले ले कभी नहीं मिलेगा देखो ऐसा। उसने कार ले ली, उसको बाद में चला भाई इंश्योरेंस है, तो ये तो चीज चलो देखो देखो धोखा हो गया। बट सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ कार, जब भी मैं आपके पास, मान लो आपके पास कार खरीदने आया, तो भाई मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे कार दिखाओगे, पूरा प्रॉपर चेक करूंगा, फिर तो आप चेक करके ले जाओ। यहां पर ना एटमोस्ट गुड फेथ होना जरूरी नहीं है, मतलब हर एक बात बताना जरूरी नहीं है, हर एक बात। पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हर एक बात बताना जरूरी है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर एक बात बताना जरूरी है, पार्टनरशिप कर रहे हो भाई आगे लंबे टाइम तक चलने वाली है, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हर एक बात बतानी जरूरी है आपके पास। तो यहां पर जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एटमोस्ट गुड फेथ होना जरूरी है, मतलब हर एक बात ईमानदारी से बता दो पूरी तरीके से, कोई मत चीज छुपाओ। बट जब हम कार परचेज करते हैं, तो कार परचेज के लिए अगला पर्सन जो है, अगला पर्सन खुद ही देख लेगा आके कार को। यहां पर एक उसके बाद ऑप्शन हो जाता है, अगर मैंने कहा भाई देखो पार्टनरशिप में आया, मैंने कहा भाई देखो भाई पार्टनरशिप का फायदा मेरे को, अब मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने छुपा दी कोई चीज, तो यहां पर मान लो मैंने खून करके आया हूं और मैंने पार्टनरशिप कर ली, तो वॉइड हो गया, तो वहां सब फंस जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि पार्टनरशिप, इंश्योरेंस और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एटमोस्ट गुड फेथ होना पड़ेगा, मतलब ये ठीक, एटमोस्ट गुड फेथ लैटिन वर्ड है ना, ये हमने इसका मीनिंग बताया था इंग्लिश में, एटमोस्ट गुड फेथ, ठीक। पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ कार के अंदर दोस्तों वहां पर गुड फेथ होना जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को परचेज कार कर देंगे तो मैं अगला बंदा जो कार खरीदना है वो देखेगा प्रॉपर, उसके बाद खरीदेगा, इसमें बताना क्या भाई, देख ले खरीद ले, नहीं पसंद तो मत ले, लेना है तो ले ले भाई, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, उतनी बातें तो बतानी चाहिए जितनी जरूरी है, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर आपके पास जो सही टर्म है ना एटमोस्ट गुड फेथ के लिए, वो पहला, तीसरा और चौथा माना जाएगा। और कहां पर है पहला, तीसरा और चौथा? ए में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दैट, ए इज द राइट आंसर फॉर दैट। क्लियर है नहीं है सर? आओ 201 पढ़ते हैं। क्या था? ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी बाय अ हॉर्स ऑफ 50,000 इफ कंडीशन लगा दी, इफ ही इज एबल टू सिक्योर बैंक लोन फॉर दैट अमाउंट। लो भाई, तो यहां पर कह रहा है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, कह रहा है भाई मैं तेरा हॉर्स हाउस खरीदूंगा 50,000 रुपए का अगर तू बैंक को सिक्योरिटी दे देता है। इफ ही इज एबल टू सिक्योर टू बैंक लोन फॉर दैट अमाउंट, अगर वो सिक्योर हो जाता है तभी मैं तेरा घर खरीदूंगा। मतलब क्या रहा है, ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय हिज हाउस, कि भाई तू अगर मेरा घर खरीदना चाहता है 50,000 रुपए का, तो पहले तो बैंक से सिक्योर, तो बैंक से लोन लेगा ना। मतलब बी मेरा घर खरीद रहा है तो बी बैंक से लोन लेगा, तो बी बैंक से लेगा तो उसके लिए सिक्योरिटी जमा करा देने, तो बी फिर मेरा घर ले आएगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब कंडीशन, कुछ ना कुछ कंडीशन लगाई। यहाँ पर कंडीशन क्या लगा है वो छोड़ो, आपने देखा यहाँ पर इफ का यूज करा गया है, मतलब कंडीशन लगाई गई है। तो जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन लगाई जाती है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, नहीं है? कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, जहां पर किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन है वो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है। Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen which a fixed time become अगर कोई contingent contract किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने का था, if a specified uncertain event, कोई specified uncertain event है, event तो है पर uncertain होने से contingent does not happen, वो हुआ नहीं किस पीरियड पे, जो टाइम पीरियड फिक्स करा था, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इलीगल, क्या बन जाएगा? बताओ मेरे को दोस्तों। Void if before the time fixed such event become impossible. Valid if before the time fixed such event become impossible. हाँ,
दोस्तों ध्यान देना, बी मुझे बिल्कुल राइट आंसर लगा। क्यों? कह रहा वैलिड बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ कंडीशन है, इफ बिफोर द टाइम फिक्स्ड सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। देखो जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपने कोई टाइम फिक्स करा, टाइम फिक्स करने से पहले अगर आपको पता चल जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो वो अनसर्टेन है, सॉरी अनसर्टेन कर रहा हूं, इम्पॉसिबल है करना, तो वो फिर वैलिड ही है, फिर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करा वो नहीं बनेगा। वो पहली बार चली गई आपको, क्या मतलब है दोबारा समझते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि भाई देखो मैंने कहा एक पर्सन है ए ने बी से कहा कि बी मैं तेरे से शादी करूंगा इस तारीख को, ठीक है। उस तारीख को शादी करने से पहले ए मैड हो गया, समझना ध्यान से, वो पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ए ने बी से कहा कि मैं कुछ करूंगा, टू डू समथिंग, स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेट करा कि भाई इस साल के एंड में मैं तेरे से शादी कर लूंगा, ए ने बी से कहा, ठीक है। ए ने बी से कहा कि मैं इस साल के एंड में तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है साथ, ओके। तो फिर क्या हुआ, टू डू समथिंग आया, कुछ करने की बात हो रही है, और जो शादी है वो अनसर्टेन है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। अब शादी करने से पहले जो टाइम फिक्स करा था उससे पहले अगर ए मैड हो जाए, वो इवेंट शादी करना, अब ये इवेंट क्या बन गया, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल है सर। ये इवेंट अगर इम्पॉसिबल बन गया दोस्तों, इस केस के अंदर वो क्या बन जाएगा दोस्त, नहीं वॉइड, सर वॉइड बनेगा, ये तो वैलिड क्यों बोल दिया मैंने सर, वो वॉइड बनेगा सर। जो टाइम पीरियड सेट करा गया, मतलब ए ने बी से कहा कि इस साल के एंड में मैं तुझसे शादी कर लूंगा, ए ने बी से कहा मैं इस साल के एंड में तुझसे शादी कर लूंगा, और उससे पहले वो मैड हो गया। अब बताओ क्या वो ए बी से शादी हो पाएगी या नहीं पाएगी, नहीं हो पाएगी, या मर गया क्या बी से। तो ऐसा कोई इवेंट जो इम्पॉसिबल हो जाए करना, उस टाइम पीरियड से पहले इंपॉसिबल बन जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, वैलिड नहीं, वॉइड, सॉरी मेरे से गलती हो गई है, वॉइड बन जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कहां से आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब भाई ए ने बी से कहा कि भाई मैं इस साल के एंड में शादी कर लूंगा, ए बेचारा मर गया, अब वो बी कर ही नहीं पाएगी शादी, कैसे कर लेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। अब इसमें बी थोड़ा केस कर देगा उसमें कि भाई शादी कर में से ये कर वो कर, नहीं। तो दोस्तों अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को करने का था, कोई अनसर्टेन इवेंट करने का था, और टाइम फिक्स करा, उस टाइम से पहले वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, वो टाइम से पहले वो इवेंट इम्पॉसिबल बन जाए, वो कर नहीं हो पाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो करा गया है कंडीशन वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये इसका राइट आंसर 202 का ए आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। 202 का ए राइट आंसर है। आपके शायद बुक के अंदर बी दे रखा है, और ये बी गलत है, ठीक है, बी गलत है, क्योंकि वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट इवेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए करना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, भाई हटाओ वॉइड हो गया ये, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कनेक्शन विद द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कोलेटरल इवेंट इज कंटीजेंट, बिल्कुल कोलेटरल इवेंट मे बी सर्टेन और अनसर्टेन। अच्छा, कंटीजेंट इवेंट मे बी मेयरली विल ऑफ द प्रोमिसर, और इवेंट मस्ट इवेंट द मेन इवेंट शुड बी कंटीजेंट। क्या मतलब कह रहा है कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कनेक्शन में बिल्कुल सही है। आप एक लाइन पढ़ना, सिर्फ एक लाइन पढ़ना, तथा इवेंट मस्ट बी कोलेटरल होना चाहिए और इंसिडेंटल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर द कोलेटरल इवेंट इज कंटीजेंट, द कोलेटरल इवेंट इज कंटीजेंट, द कोलेटरल इवेंट इज कंटीजेंट का मतलब समझ रहे हो, द कंटीजेंट के अंदर कोलेटरल जो इवेंट होंगे वो कंटीजेंट होंगे, मतलब कंटीजेंट के अंदर कोलेटरल इवेंट है, बात तो एक ही है। अरे कोलेटरल इवेंट इज कंटीजेंट का मतलब क्या है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोलेटरल इवेंट रहता है, मस्ट भी है, तो ए इज द राइट आंसर। भाई इधर मे लगाया, मे मतलब सर्टेन कंटीजेंट कोलेटरल इवेंट, हम कोलेटरल इवेंट में सर्टेन भी हो सकता है अनसर्टेन भी हो सकता है। अरे सर सर्टेन अनसर्टेन का क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें देखना है मस्ट बी, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोलेटरल इवेंट होना चाहिए, मस्ट बी कोलेटरल इवेंट, ठीक है। तो ये आपके पास इसका बिल्कुल ए इज द राइट आंसर है, बी में मे लगा है, और उनकी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। ऐसा कोई भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ऐसा और ऐसा कोई भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं इधर, क्लियर है दोस्तों, इधर आराम से देखिए, इधर पढ़िए। सिर्फ पहला आंसर क्यों है, क्योंकि यहां पर जो कोलेटरल इवेंट इज कंटीजेंट, कोलेटरल इवेंट क्या होगा दोस्त, कंटीजेंट होगा, मस्ट लगाया ना यहाँ पर, तो मस्ट का मतलब क्या होता है कि होना ही चाहिए कोलेटरल, इसका मतलब कंटीजेंट में कोलेटरल होना चाहिए, तो कंट्रोल इवेंट इज कोलेटरल, यस दिस इज राइट। 204 कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर जो दिमाग से परे चले जाते हैं, पर इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखो, हर एक कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो ना, तो हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे जो आपके दिमाग से उड़ जाएंगे, काफी बच्चे क्या होता है इनको मैच कैच कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट कैच नहीं कर पाते, तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये हमारे दिमाग में बैठ ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना सीखो दोस्तों, तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक है।
चलो 204 कर रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कनेक्शन विद द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कनेक्शन में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? मैंने कहा मस्ट बी कोलेटरल होना चाहिए, हाँ। मस्ट बी अनसर्टेन होना चाहिए, हाँ। देयर शुड बी मेयर विद द प्रोमिस, अभी तो कहा ये नहीं होना चाहिए, अभी तो कहा दोस्तों ये नहीं होता कनेक्शन के अंदर। देखो सेम को लिख दिया, ठीक है। बट सर इधर नोट लगाया है, नोट लगाया सर, इधर देखो, इधर नोट नहीं लगाया, इधर में भी है, वहां नोट भी है। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब समझ में आता है आपको? इस लाइन का मतलब है कि जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ प्रोमिजर की विल पर ही होगा, ऐसा नहीं होता सर। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि प्रोमिजर की विल पर होगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिजर और प्रोमिजर दोनों की विल पर होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कंटीजेंट इवेंट, जो इवेंट हमने सेट करा, जो अनसर्टेन इवेंट है वो प्रोमिजर की विल पर ही होगा। मेयरली मतलब मेयर मतलब ओनली विल द प्रोमिजर ऑफ, ओनली विल ऑफ द प्रोमिजर। मतलब कंटीजेंट के अंदर जो भी आपके पास, जैसे मैंने कहा ए ने कहा बी से भाई शादी करूंगा, तो बी ने कहा भाई मैं तुमसे एन से शादी करूंगा, ए कह रहा है कि नहीं, ए कह रहा है कि भाई मेरी इच्छा होगी तभी करूंगा, तो इसकी डिपेंड करता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है सर, दोनों पे शादी करना दोनों पे डिपेंड करता है ना। ए कह रहा है भाई मैं शादी करूंगा, बी का राजी नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि यहां पर लिखा था कंटीजेंट इवेंट में भी क्या होना चाहिए? विल ऑफ द प्रोमिजर। मतलब जो भी इवेंट डिसाइड करो शादी का, वो ए पे ही डिपेंड कर रहा है, प्रोमिजर पे बी पे नहीं कर रहा। पर गलत है या नहीं है? दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ सर, ए शादी करेगा, बी शादी पे राजी होगा, एग्री होगा, बी शादी पे एग्री होगी तभी तो ए करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां लिखा था मे नोट बी, मतलब ये सही है, ये फॉल्स नहीं है दोस्तों, नन ऑफ द अबव है, तीनों सही है। मतलब इवेंट मस्ट बी कोलेटरल होना चाहिए, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, और प्रोमिजर की विल पर नहीं होना चाहिए कोई भी इवेंट प्रोमिजर, शादी करना प्रोमिजर की विल पर नहीं होना चाहिए, प्रोमिजर दोनों की विल पर होना चाहिए, दोनों एग्री होनी चाहिए तभी इवेंट माना जाएगा, इवेंट होगा। नन ऑफ द अबव, कोई भी गलत नहीं है इसके अंदर, सारे ठीक है। The contingent contract depend on the happening of a future uncertain event, can be enforced when such event happen, does not become a impossible, both A and C। क्या मतलब हुआ? कहता है the contingent contract depend, जो भी contingent contract depend on happening of a future uncertain event can be enforced when such event happen। देखो बिल्कुल सही है यार, आप मेरी बात सुनो। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने कहा भाई देखो, मैंने कहा ध्यान देना, मैंने कहा सर मेरे को बासमती राइस मंगाना है आपसे, मैंने ऑर्डर दिया बासमती राइस का। आप कह रहे हो सर शिप से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है बासमती राइस, वहां पर बहुत अच्छे बनते हैं, वैसे तो इंडिया में किया है और बाहर देश में भी एक जगह और बनते हैं, वहां से आ रहा है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर ये पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा? सर देखो कह रहा अगर पहुंच गया तो हम आपको दे देंगे, नहीं पहुंचा तो भूल जाओ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पहुंचने से पहले अगर इंपॉसिबल हो जाए, इंपॉसिबल हो तो वॉइड माना जाता है, इसका मतलब डूब जाएगा तो वॉइड हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा ठीक। अब वो कॉन्ट्रैक्ट इवेंट क्या था? शिप का पहुंचना इवेंट है, इवेंट शिप पहुंच गया, जैसे इवेंट हैपन हुआ। अब क्या अगर आप मुझे बासमती राइस नहीं दोगे तो मैं आप पे केस कर सकता हूं, नहीं कर सकता? हाँ। तो कह रहा है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक इवेंट पे डिपेंड है और वो अनसर्टेन इवेंट हो जाए तो क्या इन्फोर्स कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अगर मैंने कहा सर शिप आ जाएगी तो मुझे बासमती राइस चाहिए, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा सर जैसी शिप आएगी आप मुझे बासमती राइस दोगे, शिप का इंतजार कर रहा हूं मैं। शिप क्या है? शिप का आना क्या है? इवेंट का हैपनिंग होना, अनसर्टेन है ना शिप का आना, क्यों डूब भी सकता है, चोर लूट भी सकता है वहां पर और आ भी सकता है। अब वो शिप अनसर्टेन इवेंट हैपन हो गया, मतलब वो शिप आ गया और जैसे ही वो आ गया, अगर आपने अब बासमती राइस मुझे नहीं दिए तो मैं आपको इन्फोर्स करा सकता हूं। तो मतलब अगर कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है किसी अनसर्टेन इवेंट पे शिप के आने पर, अगर वो इवेंट हो जाता है तो हैपन हो जाता है तो मैं आप पे इन्फोर्स कर दूंगा। ध्यान देना, आप पढ़ना जरा, अब पढ़ो, आप क्लियर हो जाएगा आपको। कहता है द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन अ हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट क्या है? शिप का आना। कैन बी इन्फोर्स, कब इन्फोर्स कर पाऊंगा? जब वो शिप आपके पास पहुंच जाएगा, मतलब शिप आ जाएगा, हैपन हो जाएगा या डज नॉट हैपन होगा? जब सर शिप आ जाएगा मतलब शिप हैपन होगा तब मैं इन्फोर्स करने के लिए आपके भले लूं, मैं इन्फोर्स कर दूंगा। और वो शिप नहीं आया तो फिर मैं इन्फोर्स नहीं कर पाऊंगा, इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वॉइड बन जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो कब इन्फोर्स करूंगा? अगर वो अनसर्टेन इवेंट हो जाए तो। क्लियर है या नहीं है? से यस क्लियर। कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ फॉर्चून इवेंट बिकम वॉइड। कब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा? इफ इट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो हम क्या बोल देंगे? उसको वॉइड बोल देंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पहले का, इसका पहला है ए हैपन, अगर कोई इवेंट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होता है? एक ही केस है,
उस पीरियड इवेंट होने से पहले, उसके होने से पहले आप वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब शिप डूब जाए। अब क्या मैं आप पे केस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। आप क्या कहोगे, सर शिप डूब गया, कहां से लाऊं मैं, मेरी थोड़ा कहना गलती है इसके अंदर। तो ये इम्पॉसिबल, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता करना, वो नहीं हो पाता, तब फिर वो क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। क्या था, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट बिकम वॉइड व्हेन सच इवेंट इज हैपन। ओहो, बिल्कुल सही, हैपन। क्या रहा है, आपने कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करा, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा आपके साथ, मैंने कहा सर अगर शिप नहीं आया, अगर शिप नहीं आया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट बिकम वॉइड व्हेन सच इवेंट हैपन। ठीक है, ये तो पता चल गया कि जब वो हैपन होगा तो वो वॉइड बन जाएगा। एग्जांपल आपको क्या दूं इसके अंदर, हाँ सर याद आ गया, एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने आपसे बोला सर बासमती राइस मुझे आपसे चाहिए, आप कह रहे हो सर वहां शिप से आ रहा है बासमती राइस, मैंने कहा ठीक है सर। आपने मुझसे कहा सर देखो बासमती राइस मैं आपको तब दूंगा अगर शिप नहीं डूबेगा, तो अगर शिप नहीं डूबेगा मतलब पहुंच जाएगा, तो अगर शिप नहीं डूबेगा तब मैं आपको बासमती राइस दूंगा। आपने मुझसे ऐसा कहा, मैंने कहा ठीक है सर, ऑब्वियस ही बात है, जब सब शिप नहीं डूबेगा तभी तो आ पाएगा वो। मैं और एग्री था इस चीज के लिए कि अगर शिप नहीं डूबेगा ना वहां पर, या नहीं चोरी होगा, या लूटेगा, मतलब लुटेरे होते जो लूट लेते हैं, बहुत दूर से आते तो लूट लेते हैं लुटेरे, या शिप नहीं डूबेगा तब जाकर मैं आपको, आपने कहा तब जाकर मैं आपको बासमती राइस दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मेरा जो अनसर्टेन इवेंट था वो ये था कि शिप का नहीं डूबना, शिप नहीं डूबेगा, और एक्चुअली शिप डूब गया, एक्चुअली में शिप डूब गया, तो क्या आप मुझे बासमती राइस दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो ये इवेंट क्या बन गया, वॉइड। तो कब बनेगा, अगर कोई आपने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करा, और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करने पे किस चीज का करा कि वो शिप ना डूबे, नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। वो शिप अनसर्टेन इवेंट है, शिप का डूबना क्या है, अनसर्टेन इवेंट, ना डूबे, नॉन हैपनिंग, वो नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट का मतलब क्या है, वो शिप ना डूबे, और वो डूब गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। आया समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट को समझो, उल्टा घुमा दिया, ऊपर से नीचे घुमा दिया, उल्टा उल्टा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, अगर कोई फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट ना होने पर है कि अगर वो शिप नहीं डूबेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा, नहीं डूबेगा तो पहुंच जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर वो शिप नहीं डूबेगा, इसके लिए क्या बनाया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आपने कहा भाई बासमती राइस आप तभी मेरे को दे पाओगे जब वो शिप नहीं डूबेगा, और वो शिप एक्चुअल में डूब गया, तो क्या बन जाएगा, वॉइड। तो वो इवेंट, वो अनसर्टेन इवेंट कब वॉइड बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड बन जाएगा, व्हेन सच इवेंट हैपन, जब वो शिप डूब जाएगा तब ये बन जाएगा वॉइड। मैंने कहा वैलिड कब होगा, जब व्हेन द शिप इज नॉट, आपके पास जब शिप नहीं डूबेगा, डज नॉट हैपन, मतलब वो हैपन, जो शिप नहीं डूबा, अगर वो नहीं हुआ, शिप आ गया तो क्या हो जाएगा, वैलिड है। अगर शिप, मैंने क्या कहा था कि अगर शिप नहीं डूबेगा तो बासमती राइस मुझे मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। शिप डूब गया भाई, शिप हैपन होगा, जैसे शिप हैपन हुआ, डूबा, वैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड बन गया। तो अगर कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग इवेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट नॉन हैपनिंग पर डिपेंड है, और वो हैपन हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइड। शिप ना डूबने की बात करी थी, शिप एक्चुअल में डूब जाता है तो क्या बन जाता है, वॉइड। क्लियर है नहीं है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट बिकम इनफोर्स, इन्फोर्स कब होगा, जब वो नॉन हैपन होगा। वही तो केस कह रहा हूं, वही तो केस कह रहा है, व्हेन द इवेंट ऑफ हैपनिंग बिकम इम्पॉसिबल नॉट इन बिफोर, व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम पॉसिबल एंड नॉट बिफोर, व्हेन द इवेंट हैपन, इवेंट हैपन में तो इनफॉर्सिबल हो जाएगा। ये वाला बी इज द राइट आंसर सर, बी इज द राइट आंसर। एक मिनट, व्हेन द इवेंट ऑफ दैट, व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर, when the happening of that event become possible, वो इवेंट क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए। क्या कह रहा था, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट बिकम इनफोर्स, कब इनफोर्सिबल बनेगा वो, जब वो नहीं होगा, नॉट हैपन होगा, नॉट हैपन मतलब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने कहा सर यहां पर आपने, मैंने एक आपसे बोला कि सर बासमती राइस चाहिए, आप कह रहे हो सर देखो अगर वो सिर्फ नहीं डूबता है ना तब मैं आपको बासमती राइस दे दूंगा। तो क्या इवेंट बना हमारा, क्या कॉन्ट्रैक्ट बना, एक अनसर्टेन इवेंट है शिप का डूबना, वो नहीं डूबेगा, नॉन हैपनिंग होगा, तब आप मुझे बासमती राइस दोगे, और वो शिप नहीं डूबा, एक्चुअल में वो शिप नहीं डूबा, और क्या होता है, वो शिप नहीं डूबा, इसका मतलब वो आ गया आपके पास, और जैसे ही वो आपके पास आ गया तो अगर आपने मुझे अगर नहीं दिया बासमती राइस तो मैं आप पे केस कर सकता हूं, ये बात है। तो यही चीज है, कहता है कंटीजेंट और नॉन हैपनिंग, मतलब शिप के ना डूबने पर कब बिकम होगा इनफोर्सिबल, अगर शिप नहीं डूबेगा तब, मतलब ये नॉन हैपनिंग इवेंट अगर हैपन हो गया, मतलब अगर शिप नहीं डूबने की बात कही थी, अगर वो डूब गया तो वॉइड बन जाएगा, अगर नहीं डूबा तो वैलिड हो जाएगा, नहीं डूबा तो वैलिड मतलब इनफोर्सिबल हो जाएगा। तो कौन कौन सा मानेगा, व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल,
When the happening of that event, अगर ये इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, कैसे इवेंट इम्पॉसिबल होता है? सिर्फ आपके पोर्ट में आकर पहुंच गया, सिर्फ आपके पास आ गया, मतलब इसका मतलब अब ये इवेंट नहीं डूबने का, अगर ये इवेंट डूबने का इम्पॉसिबल हो गया, नहीं डूबेगा क्योंकि सिर्फ तो आ गया। समझो कॉन्सेप्ट को, समझो यार कॉन्सेप्ट को समझो, ये बी आंसर नहीं है इसका। अगर वो पॉसिबल हो गया ना, मतलब द इवेंट हैपनिंग, मतलब हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, मतलब शिप का डूबना अगर वो पॉसिबल हो जाए तो फिर वॉइड हो जाएगा दोस्तों, या इवेंट हैपन हो जाए तो वॉइड हो जाएगा। शिप का डूबना अगर हो जाता है, डूब जाता है या डूब गया, दो चीज है, डूबने का पॉसिबिलिटी है या डूब गया, ये चीज। हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम पॉसिबल, वो पॉसिबल हो जाए, वो नॉन हैपनिंग इवेंट, शिप के ना डूबना, पहले तो समझो शिप का ना डूबना नॉन हैपनिंग इवेंट है, शिप का ना डूबना नॉन हैपनिंग इवेंट है। अनसर्टेन इवेंट कौन सा है? शिप का ना डूबना। अगर वो पॉसिबल है कि डूब जाएगा या डूब गया, तो दोनों ही केस के अंदर वो इन्फोर्सिबल नहीं कर पाएगा, वॉइड हो जाएगा। बट अगर वो सिर्फ इम्पॉसिबल है डूबना, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वो इवेंट जो नॉन हैपनिंग वाला इवेंट था, शिप का डूबना नॉन हैपनिंग, कि भाई नहीं डूबेगा, अगर वो नहीं डूबा, इम्पॉसिबल हो जाए, तो उस केस के अंदर दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। मैंने कहा, आपने कहा शिप अगर नहीं डूबा, तो मैंने कहा इम्पॉसिबल नहीं डूब सकता, तो आ जाएगा वो, इसका मतलब क्या है, वो वैलिड, इन्फोर्सिबल है। द व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, वो इवेंट का होना, शिप का डूबना अगर वो इम्पॉसिबल हो जाए, तो उस केस के अंदर क्या माना जाएगा दोस्त, वैलिड माना जाएगा। ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो भाई मुझे बताओ फिर दोबारा, आपने मुझसे कहा कि शिप अगर नहीं पहुंचा तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर पहुंच गया तो फिर आपने मुझे नहीं दिया तो मैं आप पे केस कर दूंगा। अब मैं शिप पे इंतजार में बैठा हूं, शिप पे इंतजार में बैठा हूं, शिप के इंतजार में बैठा हूं, शिप आके खड़ा हो गया यहां पर, इसका मतलब वो नहीं डूबा, इसका मतलब वो इम्पॉसिबल है अब डूबना। शिप अगर आपके सामने आ गया, मेरे सामने खड़ा है, शिप आ चुका है, बिल्कुल पोर्ट पर आ चुका है, अब वो इम्पॉसिबल डूबना, इसका मतलब वो हो चुका है इवेंट, इसका मतलब वो नॉन हैपनिंग इवेंट जो सेट कर रहा था कि डूब जाएगा, डूब जाएगा या नहीं डूबेगा, आ जाएगा तो इवेंट वैलिड माना जाएगा। वो सर नहीं डूबा, वो पहुंच गया, तो मतलब वो इवेंट जो डूबने की बात कही थी वो हैपन हो जाए या पॉसिबल हैपन होना, तो फिर वॉइड बन जाएगा। अगर नहीं डूबा, आ गया, इम्पॉसिबल है डूबना, तो वैलिड बन जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? ठीक। तो 2009 और 2009 कह रहा हूं 209, अब प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, द शिप इज संक विद इन अ ईयर, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ऑब्वियस ही बात है यार, आपने ए ने बी से प्रॉमिस करा कि भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा अगर ये सर्टेन शिप एक साल के अंदर नहीं आई, एक साल के अंदर नहीं पहुंचती तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और सिर्फ एक साल के अंदर नहीं पहुंची, वो डूब गई, डूब गई तो नहीं पहुंची तो वैलिड बन गया। भाई जिस चीज का करा था वो हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, वैलिड है सर, ये वर्ड कहां से कर दिया मैंने, वैलिड है, इन्फोर्सिबल, कैसे इन्फोर्सिबल मींस वैलिड, कि भाई मैंने आपसे प्रॉमिस करा, आपने कहा, देख मैंने आपसे कहा कि सर अगर वो शिप एक साल के अंदर नहीं आई तो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, और एक्चुअली वो एक साल के अंदर नहीं आई तो मुझे आपको देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? यस देने पड़ेंगे। तो अगर आप मैंने नहीं दिए तो आप मेरे पे केस कर दोगे, दैट इज वैलिड। दोबारा पढ़ लो, ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न इन द ईयर, एक साल के अंदर अगर वो शिप नहीं आती तो ए कह रहा है मैं बी को पैसे दूंगा, और एक्चुअली में वो शिप एक साल के अंदर डूब ही गया, नहीं आया, तो अब ए को पैसे देने पड़ेंगे बी को। अगर बी नहीं दिए तो बी ए पे इन्फोर्सिबल कर सकता है, वैलिड है ये। ठीक है, कहता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ इम्पॉसिबल इवेंट हैपन आर, कह रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने या ना करने का कोई इवेंट बनाया और वो इम्पॉसिबल इवेंट इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन, अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट हैपन हो जाए तो उस केस के अंदर वैलिड होगा, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। पहले तो वॉइडेबल और इलीगल कभी नहीं हो सकता, दो ही चीज होगा, या तो वैलिड या फिर वॉइड। दोस्तों अब इसका मतलब क्या है कि इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने और मिलकर एक पर्सन से शर्त लगाई, मैंने एक शर्त लगाई, मैंने कहा देख भाई तू तैरता तैरता, तू स्विमिंग करते करते मुंबई से गोवा नहीं जा सकता। कह रहा, मैंने कहा ये इम्पॉसिबल, फिजिकली इम्पॉसिबल, नहीं जा सकता मुंबई से गोवा। और कह रहा भाई शर्त लगा ले, मुझे लगा भाई ये इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं जा सकता भाई मुंबई से गोवा। अब मैंने ठीक है भाई नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसा करता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, यार एग्जांपल नहीं बैठेगा इसमें फिट। ऐसा करो, मैंने ए से कार खरीदी, मैंने कहा सर ए भाई मेरे को कार खरीदनी है, और मैंने कहा देखो भाई कार मैं तभी खरीदूंगा जब भी मर जाएगा। ठीक है, जब भी मर जाएगा, और जब भी नहीं मरेगा, सॉरी जब भी नहीं मरेगा तब मैं कार खरीदूंगा। ठीक है, अब भी बड़ा सेफ था, घर में बंद रहता था, और मुझे लगता था कि ये भाई नहीं मरेगा, किसी हालत में नहीं मरने वाला, क्योंकि बाहर निकलता है ना एक्सीडेंट ना कुछ, ना घर पे रहता है, बिल्कुल मतलब बढ़िया से रहता है। तो मैंने कहा भाई देखो कार तब खरीदूंगा जब बी नहीं मरेगा। देखा ठीक है सर, और देखा जाए बी टपक गया भाई अगले दिन ही,
बी अगले दिन ही मर गया। अब इस केस के अंदर देखो, मुझे लगा कि बी का ना मरना ये एक इंपॉसिबल इवेंट है और वो हैपन हो जाए और बी मर गया, तो क्या वो इवेंट जो मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट करा ए के साथ, तो वो हैपन होगा, क्या वो वैलिड मान जाएगा? दोबारा सुनो, मैंने ए से बोला कि भाई देखो अगर बी नहीं मरा तो मैं तेरी कार खरीदूंगा, बी मर गया, वो मुझे लगा कि ये इवेंट क्या है, ये बी नहीं मरेगा, इंपॉसिबल है मरना, क्या है, क्यों मरेगा भाई? अगले दिन ही मर गया हार्ट अटैक से। और ऐसा मैंने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, भाई देख अगर बी नहीं मरेगा तब मैं तेरी कार खरीदूंगा, और बी मर गया, तो क्या मैं ए से कार खरीदना वैलिड माना जाएगा या वॉइड हो जाएगा? सर वॉइड हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या लगाई थी, बी के ना मरने पर खरीदूंगा, बी मर गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सर? वॉइड माना जाएगा। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को करने या ना करने का, अब मैंने कहा भाई कार खरीदूंगा, ये करने का था, ठीक है, पर कब खरीदूंगा? जब बी नहीं मरेगा, और बी नहीं मरना मेरा इंपॉसिबल इवेंट था कि यार नहीं मरेगा, पर बी मर गया हार्ट अटैक से। इस केस के अंदर क्या हुआ दोस्तों, वो बी जब नहीं मरना था वो मैंने माना कि भाई जब बी नहीं मरेगा तभी मैं कार खरीदूंगा, और बी मर गया, अब मैं कार नहीं खरीदूंगा। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड बन गया। तो अगर कोई इंपॉसिबल इवेंट हैपन हो जाए, अगर कोई ऐसा इवेंट, बी का नाम मरना एक इंपॉसिबल इवेंट है कि भाई नहीं मरेगा यार, अभी तो जवान है, क्या है, कौन सोचता है, वो मर गया भाई हार्ट अटैक से, कोई भी मौत आ गई, तो उसके मतलब वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट दूसरे से बना, ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा और बी ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? वॉइड। तो अगर कोई इंपॉसिबल इवेंट हैपन हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड बन जाता है। क्लियर है नियम? 211 contingent contract depend on the non happening of an event within a fixed time can be enforced if the event does not happen within a fixed time before the time such event become impossible both A and B and none of the above। क्या है? contingent contract किसी पे डिपेंड है, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे। अगर वो नॉन हैपनिंग इवेंट नहीं होता तो वो इंफॉर्सिबल है। ठीक है, वही वाला एग्जांपल लो राइस का, मैंने कहा भाई देखो शिप से, आपने मुझसे कहा कि सर शिप नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा मतलब नॉन हैपनिंग होगा तब मैं आपको राइस दूंगा, और वो शिप नॉन हैपनिंग हो गया, मतलब नहीं डूबा, तो देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? इंफोर्स कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं। पहला क्या रहा? डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम। क्या था? अगर ये शिप 1 साल के अंदर नहीं डूबेगा तो मैं आपको ये दूंगा, और वो 1 साल के अंदर नहीं डूबा तो आपको देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? यार देना पड़ेगा, इंफॉर्सिबल है। या दूसरा, आपने कहा सर, आपने कहा बिफोर द टाइम फिक्स्ड सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, वो टाइम फिक्स करने पर वो इवेंट क्या बन जाए? इम्पॉसिबल बन जाए। इम्पॉसिबल मतलब क्या हो जाए? अब दोस्तों बी समझो, बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, टाइम फिक्स करने से पहले इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैंने कहा ए ने बी से कहा मैं शादी करूंगा इतने टाइम पे, अब वो टाइम से पहले ए में पागल हो गया, ए मर गया, तो क्या वो अब क्या वो शादी कर पाएगा उससे? नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, कि कब किस केस के अंदर इवेंट क्या हो जाएगा? इंफॉर्सिबल होगा। जब अगर हमने कोई नॉन हैपनिंग इवेंट, हमने कहा भाई शिप नहीं डूबेगा ऐसा इवेंट सेट करा कि नहीं डूबने पे बासमती राइस दूंगा, और नहीं ही डूबा, डज नॉट हैपन, वो हुआ नहीं डूबा, फिक्स टाइम तक जो टाइम सेट करा तो उस पर नहीं डूबा, तो इस केस के अंदर आपको मुझे देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया बासमती राइस तो मैं केस कर दूंगा। बट दूसरा कह रहा है बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट इम्पॉसिबल, अगर ऐसा कोई इवेंट करा और टाइम सेट करा उस टाइम से पहले इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए करना, तो वो वॉइड बन जाएगा दोस्तों। ये तो पहले सीखा हुआ है, तो इंफॉर्सिबल थोड़ा रहेगा। और बुक के अंदर आपको बोथ बी ए एंड बी दे रखा है, जबकि गलत है, बुक के अंदर गलत है। 2211 का ए आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि देखो इवेंट होने से पहले, बिफोर टाइम से पहले, टाइम होने से पहले, मैंने ए ने बी से कहा कि भाई इतने 1 साल के अंदर मैं शादी कर लूंगा, 1 साल से पहले वाले पागल हो गया, अब क्या शादी हो पाएगी? इंपॉसिबल है, तो वॉइड बन जाएगा ना दोस्तों। वो कॉन्ट्रैक्ट जो उन दोनों के बीच में हुआ शादी करने का 1 साल से पहले वह वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ए पागल हो गया है दोस्तों, ठीक है, प्यार में पागल हो गया बेचारा। तो यहां पर ए इज राइट आंसर, कि अगर हमने कहा नहीं डूबेगा शिप और वो नहीं ही डूबा, वो आ गया, इसका मतलब अब आप पे मुझे केस कर दूं अगर आपने मुझे बासमती राइस नहीं दिया। दे दिया तो वेरी गुड। हमने पूछा कब इन्फोर्सिबल हो सकता है। अब इन्फोर्सिबल कब हो सकता है? जब नहीं देगा तब हो सकता है ना, अगर दे देगा तो किस बात का इन्फोर्सिबल भाई? उसने भाई बासमती राइस पकड़ा दिया, कह रहा नहीं मैं तेरे पे केस करूंगा, तू दे बासमती राइस मुझे, कह रहा नहीं देगा, मैं कह रहा मैं नहीं दे रहा भाई, मैं फिर भी केस कर दूंगा, कह रहा पागल है क्या भाई? नहीं दे रहा तब भी केस कर दूंगा, क्या भी केस करता, पागल है जा, ठीक है। तो इन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इवेंट इज कंटीजेंट? इन अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा इवेंट है जो कंटीजेंट है? मेन इवेंट, कोलेटरल इवेंट। सर कोलेटरल इवेंट कंटीजेंट होता है, हमने पहली हम पढ़ते हुए आए हैं। कोलेटरल इवेंट क्या होता है? कंटीजेंट इवेंट माना जाता है। कोलेटरल इवेंट भूल गए सर? आप ना वही वाली वीडियो खोलो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, वहां पर देखिए कोलेटरल इवेंट किसे कहते हैं, ठीक है। सर यही बता दो सर, कहां जाएंगे हम वाली वीडियो देखेंगे? तो मैं बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से देखो करो वीडियो को, ठीक है। कोलेटरल का मतलब होता है, जैसे कि मैं गया एक बैंक के पास, आप बैंक के पास गए और आपने बैंक से कहा बैंक भैया मुझे लोन चाहिए। मैंने कहा ठीक है मिल तो जाएगा लोन, पर आप कोई गारंटर ढूंढ के लाओ जो हमें आपके बिहाफ पर गारंटी दे। मान लो आपने कभी लोन नहीं दिया तो हम उसको तो पकड़ लेंगे। आप मेरे पास आए, आपने मेरे कहा सर देखो मेरे को बैंक से लोन चाहिए और मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं दे दूंगा पैसा, बस वो कह रहे कि गारंटर चाहिए कि गारंटी दे आपके बिहाफ पर। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं गारंटी। तो मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा सर एक बात सुनो ध्यान से, अगर
ये स्टूडेंट लोन का रिपेमेंट नहीं करेगा तो मैं इसके बदले का लोन का रिपेमेंट करूंगा, ये मेरी गारंटी है, मैंने गारंटी दे दी। अब दोस्तों मेरा और बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? मेरा बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ? क्यों? अगर आपने पैसे नहीं दिए तब मुझे देने पड़ेंगे, मतलब मेरी लायबिलिटी क्या हो गई? सेकेंडरी। और जब भी बात सेकेंडरी की होती है दैट इज मीन कोलेटरल। जब भी बात सेकेंडरी की होती है मीन क्या होता है? कोलेटरल। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे बीच में हुआ वो कोलेटरल है। क्यों? क्योंकि वो तभी अराइज होगा जब मैं अपनी लायबिलिटी, जब आप पे नहीं करोगे तभी मैं लोन पे करूंगा। मतलब अगर आपने पे कर दिया तो मैं को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड कोलेटरल, मतलब सेकेंडरी। तो अगर मेरे और बैंक के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, मैंने क्या दिया? बैंक को गारंटी एश्योरेंस दिया कि सर अगर स्टूडेंट लोन पे नहीं करता तो मैं आपको पे करूंगा उसके बिहाफ पर, ठीक है, ये गारंटी दी मैंने। तो ये मेरी जो गारंटी दी गई है ये कोलेटरल है दोस्तों। इस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेरी जो कंडीशन है वो कोलेटरल है। कैसे? कि अगर आपने जब लोन नहीं दोगे उसको, आप जब बैंक को लोन नहीं दोगे तो बैंक फिर मेरे से मांगेगा। तो लायबिलिटी मेरी प्राइमरी है सेकेंडरी है? सर सेकेंडरी। और जब भी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है दैट्स मीन कोलेटरल, उसको बोलते हैं कोलेटरल। और कंटीजेंट के अंदर कोलेटरल इवेंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आया समझ में? नहीं आया? तो अगर आप लोन पे करोगे तो मेरा उसके बाद जो इवेंट बना वो कोलेटरल बना। बैंक और मेरे साथ क्या बना? मैंने जब बैंक को गारंटी दी तो बैंक और मेरे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपके ना पे करने पे आपका इवेंट, पे करना ना करना आपके पास ये इवेंट है। पे करना या ना करना यह एक इवेंट बन गया। आप इसको पे कर दोगे तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो जाएगा, आप पे नहीं करोगे तो नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो जाएगा। अगर आपने पे नहीं करा तो आपके बदले की लायबिलिटी मुझे पे करनी पड़ेगी। दैट्स मीन कोलेटरल, सॉरी दैट मीन कोलेटरल। क्लियर है नहीं है? चलो, तो इवेंट कैसा होना चाहिए? कोलेटरल होना चाहिए। मतलब अगर किसी उसने पे नहीं करा अपनी लायबिलिटी तो फिर दूसरे पर्सन को पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों कितने बच गए? 213 से लेकर 267 तक। चलो भाई, तो अब मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अगले 213 से लेकर 267 तक जो भी है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा इसके, या नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अभी इतना पढ़ा दिया तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इसलिए अगर आप फ्री हो, आपका टाइम फ्री हो रहा है तो पहले आप ये ट्राई करिए, अपने हिसाब से ट्राई करिए, फिर मैं आपको अभी इसमें शायद लग सकती है, क्योंकि देखो अभी आज की क्लास में मैंने स्टार्ट करे थे 196 थे तो 213 पे पहुंच पाया हूं और करीब 45 मिनट हो चुका है। 196 माइनस 213 करीब 17 ही कराए हैं दोस्तों। एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, मुझे लग रहा है अभी और क्लास खींचेगी इसकी कॉन्ट्रैक्ट की। करीब 2 क्लास और लगने वाले, जिस हिसाब से इतने आराम से मैं करा रहा हूं उस हिसाब से 2 क्लास और लगेगी, क्योंकि 17 ही करे हैं, अभी 15 मिनट हो चुका है और मुझे आपको पता है मैं 45 घंटे से ज्यादा क्लास बनाता नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और 213 से मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा। और 213 से हम एक स्लैब बनाते हैं। पहले मैं अगली क्लास से 213 से लेकर मैं करा दूंगा 200, आपके पास 213 कहां लिख रहा हूं, 2013 लिख दिया। अगली क्लास में जो कराऊंगा मैं 213 से लेकर अप टू 230 तक, फिर 230 से लेकर 267, कितने कितने हो गए? 213 से लेकर 30 तक नहीं 40 तक कराएंगे, 40 तक, और फिर 40 से लेकर 67 तक हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा सर ये। ठीक है सर, तो आज कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट क्लास नहीं हुई, सोच के तो ये आया था कि लास्ट क्लास कर दूंगा जी, मेरे को लगा मैं करा दूंगा, पर मुझे लगा भाई 17 ही हो पाए, 1 घंटा होने वाला है, 45 मिनट होने वाले हैं, 17 ही हो पाए। कोई बात नहीं, 27 हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और 27 हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मतलब आज 46 से 47 48 और सही, 2 क्लास और सही, कंप्लीट तो ढंग से करेंगे ना भाई, ये तो नहीं है जल्दीबाजी करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है भाई, तो अगली क्लास में मिलते हैं। 213 से 240 का स्लैब बनाया है, 213 से 240 पर रोक देंगे क्लास को, फिर 240 पे 267 पे रोक देंगे। क्लियर है? चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ठीक है, पहले आप ये और कर लेना, ये 27 जो भी है पहले आप एक बार ट्राई करिए, अभी ट्राई करिए बैठकर कितने हो पा रहे कितने नहीं हो पा रहे। ठीक है, फिर अगली क्लास में मैच करना मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।